Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4 एसएसटी की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर आर फॉरेस्ट वेल्थ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पिक द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। तो अब आप देखिए इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से और देखिए कि कौन कौन से एनिमल्स फॉरेस्ट में मिलते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सबसे पहले है टाइगर, ऑफ कोर्स ये जंगल में रहता है। उसके बाद है कैट, कैट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद है बियर, बियर भी एक वाइल्ड एनिमल है, यहाँ पर आप टिक कीजिए। उसके बाद है राइनो, राइनो भी वाइल्ड एनिमल है, यहाँ पर भी आप टिक कीजिए। और उसके बाद बारी है रैबिट की, ये भी एक पेट या डोमेस्टिक एनिमल है, तो इसे भी आजकल लोग पालते हैं, तो इसके ऊपर आप क्रॉस कर दीजिए। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। The natural vegetation of an area includes its forest wealth. A forest is an important natural resource. It has been calculated that a country must have 1/3 of its total area under forests, but in India, only 1/5 of its total area is covered with forests. This is far less than what is required. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है किसी भी एरिया का, उसमें उसकी फॉरेस्ट वेल्थ भी शामिल है। यानी कि फॉरेस्ट वेल्थ यानी हमारे जंगल, जो भी जंगलों में पेड़ पौधे मिलते हैं, जो भी जंगलों में जीव जंतु मिलते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, ये सभी उस एरिया के नेचुरल वेजिटेशन में काउंट होते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो हमें नेचुरली मिला है अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए। और ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री का 1/3 पार्ट अगर फॉरेस्ट से कवर है तो इसका मतलब उस कंट्री का नेचुरल वेजिटेशन अच्छा है। लेकिन इंडिया का 1/5 पार्ट ही सिर्फ फॉरेस्ट से कवर है, यानी कि हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड जो अमाउंट बताया गया है फॉरेस्ट का वो नहीं है। 1/5 यानी कि 1/3 से तो बहुत ज़्यादा कम हमारे पास जंगल है। जितने जंगल हमारे पास होने चाहिए उतने हमारे पास जंगल नहीं हैं। फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब हम जानते हैं कि जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत अच्छे और बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे लिए। वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए भी वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज़फुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। अब जो हमारे जंगल हैं या उनसे जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। और वो कौन से तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं, किन किन तरीक़ों से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं अभी। फर्स्ट इज दे गिव अस स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, रबर एंड फ्रूट्स। सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि हमारे जंगलों से बहुत सारे मसाले मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, यानी कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो कि हमारे इलाज के लिए काम में लाई जाती हैं। और बहुत सारी हमें हर्ब्स मिलती हैं, बहुत सारे हमें रबर्स वगैरह, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जंगलों से मिलती हैं, इसलिए हमारे जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब ये तो हम सबको पता है कि बहुत सारे हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पक्षी हैं जो सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं, वो ऐसे एरियाज़ में नहीं रह पाते हैं या नहीं रह सकते हैं जिनमें कि इंसान रहते हैं। तो उन सब के लिए एक शेल्टर का काम करते हैं ये सभी जंगल, क्योंकि वो सिर्फ जंगल में ही सर्वाइव कर पाते हैं। दे प्रोवाइड हार्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड टूल्स एंड सॉफ्ट वुड टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। अब जंगलों से हमें हार्ड वुड मिलती है, यानी कि ऐसी लकड़ी जिनसे कि हम बना सकते हैं अपने लिए बिल्डिंग्स, अपने लिए फर्नीचर, अपने लिए टूल्स आदि। और साथ ही साथ हमें यहाँ से सॉफ्ट वुड भी मिलती है, यानी कि नरम लकड़ी, जिससे हम क्या बनाते हैं, पेपर और मैच स्टिक्स, यानी कि माचिस की तिलियाँ। फॉरेस्ट्स कीप द सॉइल इंटैक्ट एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डेजर्ट्स। अब हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है वो डेजर्ट बनने से रुक जाती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। दे प्योरीफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ हमें पता है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे आसपास उतना ही ज़्यादा हमारे आसपास की जो हवा है वो प्योर होगी। ठीक है, तो जो हमारे जंगल हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी हवा को भी पॉल्यूशन से बचाते हैं, उस एयर को प्योर करते हैं, साफ़ करते हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। साथ ही साथ ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जंगल है, वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी कि वो जो हमारी सॉइल है उसको पकड़ कर रखते हैं
तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। और जैसा कि हमें पता है कि जितने ज़्यादा जंगल होंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा हमारी सॉइल है वो ग्रीनरी से कवर रहेगी, तो जो फ्लड होता है उसको भी वो कंट्रोल में करती है। अगर फ्लड आ भी गया तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो नहीं बहेगी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्स ऑल्सो अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेनफॉल। ये भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारे जंगल हैं या जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने ज़्यादा ग्रीन वेजिटेशन या जितने ज़्यादा ग्रीन बेल्ट हैं हमारे पास, उतना ही ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रीनरी क्लाउड्स को अट्रैक्ट करती है, क्लाउड्स को बनाती है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, डैश ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। A 1/3, B 1/4 और C 1/5, and the correct answer is C 1/5. Second MCQ, forests provide dash wood to make paper. A soft, B hard or C tough, and the correct answer is A soft. Now type of forests. India has many types of forests. First, evergreen forests. Second, deciduous forests. Third, thorn forests. Fourth, tidal forests. Fifth, mountain forests. ये 5 तरह के जो जंगल हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। अब हम इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अनदर नेम फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और हम इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। तो इस तरह के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे एरियाज़ में जहाँ की मौसम थोड़ा गर्म हो और थोड़ा नमी भरा हो, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हो और जहाँ ज़्यादा गर्मी भी हो, ऐसे एरियाज़ में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के आसपास, इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का वहाँ पर, और साथ ही साथ जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पर बहुत ही घने एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन्हें हम हिंदी में सदाबहार वन भी कहते हैं। ऑल दीज प्लेसेस आर हॉट एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। और जिन भी अभी जगहों का हमने जिक्र किया है, जैसे वेस्टर्न घाट है या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, या अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ का जो मौसम है वो बहुत गर्म होता है, यहाँ गर्मी रहती है और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जंगल है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। As the name suggests, the trees of these forests remain green throughout the year. जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इन जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो पूरा साल ही हरे भरे रहते हैं। They don't shed all their leaves at one time. अब ये हरे भरे क्यों रहते हैं? ऐसा थोड़ी है कि इनके पत्ते कभी झड़ते ही नहीं हैं, कभी मुरझाते ही नहीं हैं, कभी गिरते ही नहीं हैं। इनके पत्ते भी गिरते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई सीज़न नहीं आता इन पेड़ों में कि एक बार में ये अपने सारे पत्ते गिरा दे। ठीक है, हमने देखा बहुत सारे प्लेन एरियाज़ है जहाँ पर कि ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनमें एक बार ऐसा सीज़न आता है जब वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ का सीज़न आता है। लेकिन यहाँ के जो पेड़ हैं उनके पत्ते जैसे जैसे नए पत्ते आते रहते हैं, पुराने अपने आप झड़ते रहते हैं, तो वो इसीलिए हमें ये जंगल हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं। These trees are tall and have an umbrella shaped canopy और covered on the top। और यहाँ के अब हमने देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस वजह से यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत लंबे लंबे होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, और जो इनकी शेप होती है वो अम्ब्रेला टाइप की होती है, यानी कि बहुत घने घने होते हैं ये देखने में। Mahogany, rosewood and ebony are some important varieties of evergreen trees। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह के पेड़ इस एरिया में पाए जाते हैं। वो है मोहागनी, रोजवुड या फिर एबोनी। इस तरह के पेड़ इन एरियाज़ में पाए जाते हैं और ये एवरग्रीन ट्रीज़ हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड बैम्बूज ऑल्सो ग्रो इन दीज फॉरेस्ट्स। इसके अलावा फर्न एक टाइप का पौधा होता है, कभी आपने उसे देखा भी होगा, कुछ लोग आजकल उसे गमलों में भी लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ क्लाइंबर्स यानी कि जो बेल होती हैं, बेल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की मिलती है। और साथ ही बैम्बूज़ भी आपने देखे होंगे। बैम्बूज़, फर्न और क्लाइंबर्स इस एरियाज़ में या कहें कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेसिडियस फॉरेस्ट्स। डेसिडियस फॉरेस्ट्स आर पॉपुलरली कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट्स। The trees of these forests shed their leaves once every year, generally in the beginning of summer.
This helps to prevent loss of water through the process of transpiration. They are found at the foothills of the Himalayas, Sahyadris and northeastern part of the Indian Peninsula. अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इन्हें हम ज़्यादातर मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये फॉरेस्ट हैं, जितने भी इनके ट्रीज़ हैं, वो साल में एक बार अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। मतलब इनमें एक बार पतझड़ का मौसम आता है और ज़्यादातर वो आता है समर सीज़न की शुरुआत में, यानी गर्मियों की शुरुआत में इन सभी ट्रीज़ के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम आ जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि पानी कम वेस्ट होता है, यानी कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो पानी की वेस्टेज होती है या पौधों से जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी उड़ जाता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इस सीज़न में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस तरह के जंगल इंडिया में हिमालयाज़ की फुटहिल्स पर पाए जाते हैं, सह्याद्रीज में, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडियन पेनिनसुला का, वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट्स कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मतलब इसी तरह के जो जंगल हैं हमारे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सिमूल एंड बैम्बूज आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। इस तरह के जंगलों में कुछ मेन तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, वो है टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सिमूल और बैम्बू। तो ये सभी जितने भी पेड़ हैं ये हमें अपने इस तरह के जंगलों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थॉर्न फॉरेस्ट्स। थॉर्न फॉरेस्ट्स ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। दे ग्रो इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। अब थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीले जंगल, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ये उस एरिया में उगते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। तो ये कौन से ये एरियाज़ हैं इंडिया के, जैसे राजस्थान, गुजरात या हरियाणा के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। These forests have trees with long roots that go deep into the soil, thick barks, sharp thorns or modified leaves and small leaves which is return prevent water loss from the surface. Babool, wild palms and kikar are the most popular trees of thorn forests. तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कि ये कटीले पेड़ पौधे इनमें पाए जाते हैं, इनके जो जड़ें होती हैं इन पेड़ों की वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और सीधा नीचे की तरफ बढ़ती हैं, ताकि वो सॉइल में अंदर तक जाकर गहराई से थोड़ा बहुत जो पानी है उस एरिया में वो ले सकें। साथ ही साथ इन पेड़ों के जो बात होते हैं, तने होते हैं, वो बहुत थिक होते हैं, मोटे तने होते हैं इनके। और जो इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं। मतलब जो इनके पत्ते होते हैं वो कटीले होते हैं, या तो इन पर कांटे होते हैं, जो पत्तों की शेप होती है वो ही अपने आप कटीली होती है, ताकि जो पानी का एवापोरेशन होता है वो कम से कम हो सके इनके पत्तों के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सी तरह के ज़्यादातर पेड़ पौधे मिलते हैं, वो है बबूल, वाइल्ड पाम या कीकर। इसी तरह के जंगल हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट्स। टाइडल फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ rivers and areas which are submerged in sea water. These forests can survive in both fresh and salt water. अब टाइडल फॉरेस्ट आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, और इनमें हम देखते हैं मैंग्रोव के जंगल्स होते हैं। ये मैंग्रोव आपने अगर कभी देखा हो टीवी में किसी प्रोग्राम में, तो मैंग्रोव के जंगल वो होते हैं जो कि जिन पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो पानी में होती हैं, ठीक है ना। इनको किसी अलग तरह से सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती इन पौधों को उगने के लिए। ये सीधा इनकी जड़ें पानी के अंदर रहती हैं और पानी से ये जो भी इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो खींचते रहते हैं। तो ये हमें ज़्यादातर इस तरह के जंगल कहाँ पर मिलते हैं, जितने भी जो डेल्टाज हैं रिवर्स के उनके आसपास, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि जो रिवर है वो सबमर्ज होती है सी वाटर के साथ, तो उस एरिया के आसपास भी आपको ये इस तरह के मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं, या ये कहें कि जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं, वो दोनों ही तरह के पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, यानी कि चाहे वो नदी का पानी हो या फिर समंदर का पानी हो, दोनों ही तरह के पानी में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फुल ऑफ सच फॉरेस्ट्स। सुंदरी ट्रीज ग्रो हेयर। द सुंदरबंस इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन है उसमें हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हम एक सुंदरबन जो बहुत फेमस है इंडिया का, वो सुंदरबन भी इन्हीं ट्रीज से मिलकर बना हुआ है, और जो इसमें ट्रीज उगती हैं उनका नाम है सुंदरी। तो सुंदरी ट्री की वजह से ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट्स। माउंटेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया।
जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि जो माउंटेन्स पर जंगल मिलते हैं वो, तो जो हिमालयन रीजन है या फिर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं साउथ में इंडिया में, वहाँ पर इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव द कॉनिफेरियस वैरायटीज विच बियर कोन्स। तो इन माउंटेन फॉरेस्ट में कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें कि इस तरह के पेड़ है जिनके ऊपर की कोन टाइप का एक फ्रूट लगता है। चीर, देवदार, फिर, चेस्टनट, सिदार, पाइन एंड स्प्रूस आर द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में, जैसे कि चीड़ है, देवदार है, फिर है चेस्टनट, सिदार, पाइन और स्प्रूस। तो इनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जैसे कि देवदार है, जैसे कि पाइन ट्री है, इन पे ये कॉनिकल टाइप के कुछ फ्रूट्स लगते हैं जो कि वहाँ के लोग इन्हें शोपीस के रूप में बहुत बार मार्केट में सेल भी करते हैं। अगर आपने देखे होंगे तो आपको भी पता होगा कि कॉनिकल शेप वाले ये फ्रूट्स कैसे होते हैं। एक्चुअल में ये फ्रूट भी नहीं है, ये लकड़ी होती है और जिसे ये एक शोपीस के रूप में यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ए रेन फॉरेस्ट, बी मानसून फॉरेस्ट और सी मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेव ट्रीज। द कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज रिड्यूस्ड द फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली। एज अ रिजल्ट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, floods and droughts. Since forests play a vital role in supporting life on the earth, the government has taken steps that will regenerate this important resource quickly. We can preserve our forests by afforestation. अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान की अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, कुछ एरियाज़ में घर बनाने के लिए, और कई बार उन जंगल की लकड़ियों को इस्तेमाल में लाने के लिए इंसान ने इन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से जो हमारे जंगल है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। तो जैसे जैसे जंगलों की कटाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप हम देखते जा रहे हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि जगह जगह बहुत सारी हमारी स्टेट्स है जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, या बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं हमारी जहाँ पर कि सूखा पड़ जाता है। और ये सब किस वजह से है? क्योंकि हमने अपना जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे जंगल हैं वो धरती पर बहुत ही अच्छी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मतलब बिना जंगलों के हमारे लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है उसे हम स्पीडली या बहुत जल्दी से उसको रीजनरेट कर सकें। Have you heard about the चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट? The word चिपको means to hug और embrace। अब अगर कभी आपने सुना हो कि चिपको आंदोलन शुरू हुआ या चिपको मूवमेंट शुरू हुआ है, तो जो वर्ड है चिपको उसका मतलब होता है हग करना, किसी को गले लगाना या किसी से लिपटना। In the 1970s, a group of women in उत्तराखंड started this movement। तो जो ये मूवमेंट है चिपको आंदोलन या जो चिपको मूवमेंट है ये 1970 में शुरू किया गया था और ये उत्तराखंड की कुछ वुमेन ने शुरू किया था, यानी कि वहाँ की जो कुछ महिलाएं थीं उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। दे प्रिवेंटेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय हगिंग देम। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम रानी विलेज ऑफ उत्तराखंड एंड स्प्रेड ऑल ओवर द गढ़वाल रीजन। तो जो ये मूवमेंट था ये सबसे पहले शुरू हुआ था रानी विलेज में जो कि उत्तराखंड में है, और उसके बाद ये पूरे गढ़वाल रीजन में फैल गया। तो इसमें वो जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, वो किसी भी एरिया में जहाँ पर कि जंगल की कटाई शुरू कर देते थे कोई भी इंसान जाके, वो उन पेड़ों से लिपट जाती थी और उस पेड़ को काटने से रोकती थी। तो इसलिए इस मूवमेंट का नाम चिपको मूवमेंट पड़ा या चिपको आंदोलन पड़ा। द वुमेन folk ऑफ दिस रीजन केम टुगेदर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रथलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो ये जो महिलाएं थी यहाँ की, जब उनको लगा कि इनके एरिया के तो जंगल ही खत्म होते जा रहे हैं, तो वो सामने आई और उन्होंने ये एक मुहिम चलाई। सुंदरलाल बहुगुणा हेडेड दिस मूवमेंट एंड द hard work of the people ultimately bore fruit when the government passed laws to stop deforestation। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस मूवमेंट को कमांड दी और साथ ही साथ जो और इंसान जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया उनकी मेहनत की वजह से उन्हें एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। और जो हमारी सरकार है उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू कि डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया गया। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम्स सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव टू एनकरेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी कदम उठाया
कि उन्होंने नए प्रोग्राम शुरू किए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट है या फिर वन महोत्सव है। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी साल में एक बार फ्री में पौधे बांटे जाते हैं, ताकि आप उन पौधों को अपने घर ले जाकर या गमले में, और अगर आपके पास कुछ ज़मीन है तो उस ज़मीन में लगाएं, ताकि जो हमारा वेजिटेशन ख़राब होता जा रहा है वो दोबारा से ठीक हो जाए। तो ये सरकार की एक मुहिम है जिसमें हम सब ने साथ देना है। अ प्रोग्राम फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री वॉज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रन आर एनकरेज टू प्लांट ट्रीज एंड इवन केयर फॉर देम। अब एक और प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है एक बच्चा एक पेड़, यानी कि बच्चों को इसके लिए एनकरेज किया जाए कि वो पेड़ पौधे लगाएं और साथ ही साथ उस जो पेड़ को उन्होंने लगाया है उसकी देखभाल भी करें। ये नहीं कि हमने आज पेड़ लगाया है और कल हम उसमें पानी डालना ही भूल जाएं। अगर पेड़ लगाया है तो उसकी देखभाल भी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग locals and tribal people in the conservation of forests. Steps are also being taken to develop green belts in urban areas. और साथ ही साथ सरकार ने इसमें जो लोकल पर्सन्स हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं उनको भी शामिल किया है, ताकि वो आगे आएँ और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसमें साथ दें। साथ ही साथ उन्होंने एक ये मुहिम भी चलाई है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जो हमारे शहरी इलाके हैं, वहाँ भी एक ग्रीन बेल्ट तैयार की जाए। जो वहाँ के पार्क हैं या जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपने घरों में या तो गमले रखें या उनके पास आसपास अगर एक थोड़ा बहुत एरिया है जहाँ पर वो पेड़ पौधे लगा सकते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगा लें, और जो उनके आसपास के जितने पार्क हैं उनको वो मेंटेन करके रखें, ग्रीन बना के रखें। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज वी कैन प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट्स बाय अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या बोथ, ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ए, अफॉरेस्टेशन। सेकंड, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड in Rani village of A Haryana, B उत्तराखंड और C राजस्थान, एंड द करेक्ट आंसर इज B उत्तराखंड। अब हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट्स आर होम्स टू वाइल्ड एनिमल्स एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, उनका घर है वो जंगल, और साथ ही साथ बहुत सारे इंसेक्ट भी हमारे, बहुत सारे बर्ड्स भी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। When we cut forests, we also destroy the habitats of these creatures. अब अगर हम जंगल काटते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनका एक नेचुरल हैबिटेशन भी बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Unrestricted poaching and hunting has led the extinction of many species. अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक इलीगल तरीके से अगर हंटिंग की जाती है तो उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं एनिमल्स की या बर्ड्स की जो कि खत्म होने की कगार तक पहुंच चुकी हैं। Therefore, the government has set up national parks along with wildlife sanctuaries and bird sanctuaries to protect the animals as well as their habitats. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार है उन्होंने नेशनल पार्क बनाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, ताकि वहाँ पर जो कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं हमारे बर्ड्स की, एनिमल्स की, जो कि खतरे के निशान तक पहुँच चुकी है, उनको वहाँ पर रखा जाए और उन्हें वहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए। Many endangered species have been saved because of the steps taken by the government. Rhinos are killed for medicines and the musk deer are killed for the musk used in perfumes. Many laws have also been enacted to preserve wildlife. अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कि इंसान या तो अपने शौक के लिए मारते थे या फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को वो किसी भी तरह से इस्तेमाल में लाते थे। जैसा कि हमने देखा जो राइनोज हैं उनको मारा जाता था मेडिसिन के लिए। कहा जाता है कि जो राइनो की जो सींग होता है नाक के ऊपर, उससे दवाइयाँ बनती है। और ऐसे ही जो मस्क डियर है उनकी नेवल के पास एक मस्क होता है जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो उसको यूज़ करते थे परफ्यूम बनाने के लिए। तो इस तरह से इन जानवरों को मारा जाता है इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने के लिए। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए जिसके थ्रू की जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व किया गया है और इनकी हंटिंग पर रोक लगाई गई है। द काजीरंगा एंड द मानस नेशनल पार्क आर होम ऑफ मैनी एनिमल्स। और इसलिए जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत सारी, जैसे हमने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, इसी तरह से जो काजीरंगा पार्क है या जो मानस नेशनल पार्क है उनमें भी जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको रखा गया है और ये बहुत सारे एनिमल्स का घर हैं। The Gir forests of Gujarat are home of Asiatic lions. The Royal Bengal tiger is found in the Sundarbans. Ranthambore and Jim Corbett National Park are also tiger reserves. अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया था इंडिया में जब बहुत कम टाइगर रह गए थे, इतने टाइगर रह गए थे इंडिया में कि हम उनको अपनी उंगलियों पर गिन सकते थे। तो इसीलिए उन सबको बचाने के लिए
सरकार ने कदम उठाया और बहुत सारे अलग अलग उन्होंने सेंचुरीज बनाई। जैसे कि हम देखते हैं गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, ये एशियाटिक लॉयन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम सुंदरबन देखें, रणथंबोर देखें और कॉर्बेट नेशनल पार्क देखें तो जो हमारे बंगाल टाइगर है जो हमारे देश की शान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, या कहें कि उनको यहाँ पर संभाल कर रखा जाता है उनके नेचुरल वेजिटेशन में। लेकिन लेसन को ख़त्म करने से पहले हम देख लेते हैं नो मोर। एन इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स, देयर हैबिटेट्स एंड द एनवायरनमेंट। एनी disturbance in this natural relationship will disturb the ecosystem and life on the earth। अब जो इकोसिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम हमें बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है एक नेचुरल वेजिटेशन या एक हैबिटेट और एक जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बीच का जो एक बैलेंस है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अगर हम उस बैलेंस को तोड़ देंगे, अगर हम उस बैलेंस को ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम इस लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, इस धरती से, इस पृथ्वी से। हम कैसे जी पाएंगे इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके? इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। अगर आपके पास कोई सजेशन है या अगर आप किसी तरह से कोई भी चेंज या कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।